चुनाव सर पर है और मतदाता धर्म संकट में। सपा संग्राम के बाद मुस्लिम मतदाता दुविधा में है। आखिर हाथी पर सवार हो या डगमगाती साइकिल का सहारा बने, समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर बीजेपी से मुकाबला कौन कर सकता है? ऐसे में इस असमंजस से किसे नफा होगा और किसे नुकसान, ये बड़ा सवाल है। पूरे 5 साल बाद सत्ता की कमान जनता के हाथ में है। मौका मतदान का है, लेकिन सपा संग्राम समीकरण बदल दिए सूबे की सत्ता के। दिल में पहले से किसी दल को बिठाए बैठे मतदाता भी अब दुविधा में है। आकलन नफे और नुकसान का हो रहा है। ऐसे में सफाई के अखाड़े से सबसे ज्यादा असमंजस में कोई है तो वो है मुसलमान। ऐसा है, पहले तो हम मतलब गुलाम सिंह को चाहते थे अपने नेता जी, ठीक, और उसके बाद मतलब अगर इनमें विवाद रहा तो हम किसी दूसरे को मतलब देखेंगे। हम अभी कुछ नहीं बता सकते हम किधर जाएंगे। जब वक्त आएगा, समय आएगा तो उस वक्त हम बता पाएंगे किधर जाना है, किधर आना है। इसलिए कि अभी तो इतने आपस में खुद ही इतना किचकिच मचा हुआ है कि जिसकी कोई बात नहीं। साफ कि मुस्लिम मतदाता किसी भी हालत में कमल को खिलने से रोकना चाहते हैं। मुख्य विकल्प दो ही हैं, हाथी के साथी बने या साइकिल पर सवार हो जाए। लेकिन सूबे में साइकिल खुद ही डगमगा रही है। ऐसे में यह जरूरी नहीं कि साइकिल पर सवार होकर मुस्लिम मतदाता मंजिल पर पहुंच जाए। अयोध्या आंदोलन के बाद से मुस्लिम मतदाता सपा के ज्यादा करीब हो रहा है, लेकिन इस बार खुद सपा वाले सपा के साथ नजर नहीं आ रहे। ऐसे में मुस्लिम मतदाता असमंजस के बीच बसपा से आस लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत मुसलमान ये सोच रहा है कि बेहतर होगा कि इन दोनों को छोड़ करके हम बीएसपी की तरफ चले जाएं और एक ताकत हमारी पैदा हो। मुसलमानों ने मेरे एतबार से अब ये मूड बना लिया है कि बीएसपी की तरफ जाना चाहिए। बीएसपी ने 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया है। इससे साबित हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों की हमायती और हमदर्द है। हालांकि सपा में अभी भी उम्मीद तलाशे हैं, लेकिन ये संग्राम रास नहीं आ रहा। ऐसे में जब सपा की स्थिति साफ नहीं है तो भ्रम में रहने की बजाय मुसलमानों का मन माया की ओर झुकता नजर आ रहा है। दोनों में बाप बेटों में जो चल रहा है घमासान, हो सकता है हम लोगों का रुझान दूसरी तरफ चला जाए और जाएगा। देखना भी है कि इसमें जो है बहन जी की उसमें पक्ष में चला जाएगा। ये देख रहा है कि अगर आपस में दोनों में समझौता होता है तो हम साइकिल के साथ में हैं जी। अगर किसी भी तरीके से इन लोगों में समझौता नहीं होता है तो फिर हमें दूसरा विकल्प ये है कि हम मायावती को चुनना ज्यादा बेहतर समझेंगे। ऐसे में सपा संग्राम से चुनावी चाणक्य भी सोचने को मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच 24 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। लेकिन आखिरी वक्त तक कहना कठिन होगा कि क्या है मूड ऑफ मुसलमान, किसे होगा नफा और किसे होगा नुकसान। हम लोग आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। हम लोग इस फिक्र में आए हैं, मेरठ से चल के हम लोग यहाँ आए हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और मुलायम सिंह यादव जी से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2012 में मुस्लिम समुदाय की वजह से ही सरकार यहाँ तक पहुँची है। आप लोगों को लगता है नुकसान आपका? हाँ बिल्कुल, हमारा भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कंफ्यूजन की पोजीशन में आ जाएगा। उसको ये नहीं पता होगा कि वोट एक्चुअल में देना किसे है। बहुजन समाज पार्टी भी है, साथ में कांग्रेस भी है, और अगर ये समझौता नहीं होता है तो माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह के भी 2 धड़े हो जाएंगे। उसमें हमें ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम एक्चुअल में वोट किसे कास्ट करें। समर्थकों का भी असमंजस है और वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं यही गुहार लेकर कि समझौता हो जाए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। तो अयोध्या आंदोलन के बाद से मुस्लिम मतदाताओं का रुख एक ही पार्टी की ओर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में छिड़े इस घमासान के बीच अब मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो साइकिल की सवारी करे, वो साइकिल जो कि पहले से ही डगमगाई हुई है, या फिर हाथी की सवारी करे। इसी कंफ्यूजन में मुस्लिम मतदाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये असमंजस की स्थिति वाकई है तो फिर मूड किस ओर है मुस्लिम मतदाताओं का। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस असमंजस की स्थिति से आखिर किसको फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बसपा नेता मोहम्मद सैयद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफिया निजामी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेश यादव भी जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले तो मौलाना सुफियान निजामी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आजकल तो धर्मगुरु भी अपील करते हैं विशेष वोट बैंक से कि आप उसकी ओर रुख करें। ये जो असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी की खींचतान के बाद, इस खींचतान के बीच किस और मुस्लिम मतदाता जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए ये इस वक्त जो समाजवादी पार्टी के भीतर जो चल रहा है, यकीनी तौर पर ये नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर इस सूबे का तमाम मुसलमान इस पार्टी की तरफ नज़र लगाए हुए हैं और कोशिशें भी जारी हैं। आज़म खान साहब और वज़ीर आला साहब की तरफ से भी ये बातें हो रही हैं कि कोई ना कोई सूरत हाल आएगी। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कंफ्यूजन है, मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है और इस वक्त मुसलमान कंफ्यूजन की स्टेट पर पहुंच चुका है। लेकिन ये भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ये तस्वीर साफ हो जाए और एक क्लियर मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से या और पार्टियों की तरफ से सामने आ जाए और फिर मुसलमान अपना लाही अमल तय करे कि उसको किधर जाना है। देखिए, इसमें दो बातें हैं और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो मैं यहां पर दो बातें उनके ताल्लुक से अर्ज करूंगा। देखिए, मुसलमान जो शुरू से जो वोटिंग करता है वो हमेशा टेक्टिकल वोटिंग करता है और उसके सामने दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक चीज तो ये होती है कि वो पार्टी या कोई भी पार्टी जो मुसलमानों से वोट की दरकार करती है, मुसलमानों से वोट मांगती है, उस वक्त मुसलमान दो चीजों को सबसे ज्यादा अपने सामने रखता है। पहली चीज तो ये होती है कि किस पार्टी ने सूबे का या जिस शहर से उसका ताल्लुक है वहां का विकास किया है, और दूसरा जो खास जो उसका लाही अमल होता है और जो खास फोकस होता है वो इस बात पर होता है कि किस पार्टी ने मुसलमानों की फलाह के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि मुसलमान खुद इतना इस वक्त हसास है और मुसलमान खुद इतना जागरूक हो चुका है कि वो इन दो चीजों को सबसे पहले तौलता है। बयानबाजी, लुभावने वादे और इस इलेक्शन के आने के वक्त बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी कमियां तलाश की जाती हैं, बहुत अच्छाइयां बयान की जाती हैं, वो चीज अलग है। आएंगे आपके पास, लेकिन हाँ, टेक्निकल वोटिंग करेगा, सोचेगा समझेगा। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है? क्या वाकई असमंजस की स्थिति है? वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे भी हमारे साथ हैं। आपने कई चुनाव देखे रामेश्वर जी, अभी जो स्थिति दिखाई देती है क्या वाकई वो मुस्लिम मतदाताओं में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है या फिर वो तय कर चुके हैं कि उन्हें किस ओर रुख करना है, किस ओर जाना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में निसंदेह मुस्लिम मतदाता सपा के इस अंदरूनी झगड़े से असमंजस में है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया, इसके पहले के चुनाव में भी देखा गया कि मुसलमान सपा के साथ है। सपा की ताकत कुल क्या है? सपा की ताकत अगर आप देखें तो 9% उत्तर प्रदेश का यादव और 19% मुसलमान। इसके अलावा आप देखें तो जो अन्य पिछड़ा दल है वो भाजपा के साथ हमेशा उनकी वोटिंग होती रही है। इसमें अभी मौलाना साहब जो कह रहे थे, मैं मौलाना साहब की बात से सहमत हूँ कि मुसलमान अब ये भी देखता है, अब समझदार हो गया है। पहले मुसलमान बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर सोचता था, लेकिन मुसलमान ये भी देखता है कि उसके विकास के लिए क्या किया गया। अगर इस पैमाने पे देखे जाएं तो भाजपा ने भी कम वादे नहीं किया और भाजपा की भी पूरी लंबी फहरिस्त है जो मुसलमानों के लिए की उन्होंने। मोदी जी ने बार बार इसको कहा, मुलायम सिंह जी ने किया है। और अगर आप देखें तो दो प्रतीकों पर, एक तो अंबेडकर दलितों के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए, सभी पार्टियों ने दावे किए हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, मायावती भी बहुत दावे करती हैं। लेकिन दरअसल मुसलमान भाइयों की अपलिफ्टमेंट के लिए किसने किया, यह देखने की बात है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अभी भी सपा के साथ जाता रहा है। मुसलमान अभी भी भाजपा पर वो यकीन नहीं कर पाया है। भाजपा कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से कह भी रही है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाया है। लेकिन अगर मौलाना साहब की बात पे यकीन किया जाए और निश्चित तौर पर इनकी बात में दम है तो विकास के नाम पर भी ये मुसलमान साथी वोट करेंगे। और ऐसे में अब दो हिस्से सपा के हो रहे हैं तो अखिलेश यादव का चेहरा
और मुसलमान अगर धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की तरफ जाते हैं, अगर कोई फ्रंट बनता है, मोर्चा बनता है, जैसे कि लग रहा है कि अगर अखिलेश अब सपा में एकता जैसी कोई स्थिति अभी तक की स्थिति में है कि अब दोनों दो हिस्से हो गए हैं, तो 90% अगर पार्टी दावा है कि अखिलेश साथ है, तो अखिलेश, कांग्रेस और अजीत, ये एक मोर्चा अगर बनता है तो मुसलमान साथी उस टैक्टिकल वोटिंग में सोच सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह पोलराइज कर दिया है और इन दंगों का जवाब तो अखिलेश को देना पड़ेगा कि नहीं। रामेश्वर जी, आज हमने 5:30 बजे भी रिपोर्ट चलाई थी, समाचार प्लस ने भी मूड भापने की कोशिश की। ज्यादातर मतदाता ये कहते हुए नजर आए कि वो ऐसी सेफ पार्टी देखना चाहते हैं जिससे बीजेपी को रोका जा सके। अभी रिपोर्ट में भी आपने देखा, तो क्या वो तय कर चुकी है? क्या ये वोट बैंक तय कर चुका है या फिर अभी भी असमंजस में है? नहीं, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मायावती जी ने, आपको मैं याद दिला दूं, मायावती जी, ठीक है रामेश्वर जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके मैं पास। 2 मिनट बात कर दूं, आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी बहुत संक्षेप में, मायावती जी 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं। हाँ, 2 बार एक्सपेरिमेंट में, एक बार मुसलमानों के साथ जोड़ के और उन्हें अपमानित भी कर चुकी है मायावती। हाँ। तो ज्यादा सीट देने से वो मुसलमानों की हितैषी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। माया अभी भी मुसलमान सबसे ज्यादा मुलायम सिंह पे यकीन करता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनको असमंजस में जरूर डाल रही है और एक ऐसी सेफ पार्टी ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी को रोक सके। कांग्रेस, अंशु अवस्थी जी, वो भी दावा करती रही है मुस्लिम वोट बैंक पर। हमने रिपोर्ट भी देखी, हमने मतदाताओं का मूड भी भापने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर जो मतदाता नजर आए वो ये कहते हुए नजर आए कि हम एक ऐसी पार्टी चाहते हैं जो बीजेपी को रोक सके। कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है इस स्थिति में? देखिए गायत्री जी, जब देश आजाद हुआ तो एक वो देश बना जो धर्म के आधार पे बना पाकिस्तान, और हिंदुस्तान बना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान उस समय रुके वो कहीं न कहीं देश प्रेमी थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे जो भारत में रुके। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुसलमानों के लिए किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और मुसलमान उस तरफ जाएगा जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष दल हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जिसका जन्म ही धर्म के आधार पे हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम वोट पर देने तो का सवाल ही नहीं उठता है। धर्म के नाम पर तो आप भी वोट मांगते हैं कोट करके। डॉक्टर बिल्कुल गायत्री जी, आपने भी रिपोर्ट में देखा होगा, धर्मनिरपेक्ष कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। ठीक है, न जाति की बात करती है न धर्म की, हमेशा पूरे देश को सबको साथ लेकर चलने की और विकास की बात करती है। ठीक है, आज भी आप देखिए जो सच्चर कमेटी जी, बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, कांग्रेस सबको लेकर चलने का काम करती है और मुसलमान धर्मनिरपेक्ष रहा है, लेकिन क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? ये इच्छा दरअसल मुस्लिम मतदाता इस वक्त पाले बैठा है। वो सिर्फ एक ऐसी सेफ पार्टी चाहता है जो कि बीजेपी को आने से रोके। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या असहज स्थिति खड़ी होती है? क्या असहज की स्थिति खड़ी होती है अगर हम देखें बीएसपी की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाताओं को उतारा गया है, और ये अपील से एक ऐसी पार्टी चाहिए जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोके? डॉक्टर चंद्रमोहन, आ रहे हैं अंशु अवस्थी जी आपके पास। देखिए गायत्री जी, आज का जो विषय है और इसमें हम तो यही कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक लाइन लेके चले हैं। लगातार हम उस लाइन पर काम भी कर रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबके विकास को लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनता ने, उसमें अल्पसंख्यक भी है और सभी बहुसंख्यक भी है, सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है और बहुजन समाज पार्टी क्या करती है। और जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है तो अल्पसंख्यक इस बात की ओर जरूर ध्यान देंगे कि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने पुत्र को विधानसभा की टिकट दिलाते हैं, अपनी पत्नी को राज्यसभा भेजते हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कैसे समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं और विकास के विरोध में काम करते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश से समझेंगे नहीं, क्योंकि एक और अतीक अहमद हैं, एक और इमरान मसूद हैं, तो अतीक अहमद के साथ जाएंगे या इमरान मसूद के साथ जाएंगे, या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाले। तो भ्रष्टाचार के विरोध में भ्रष्टाचार के विरोध में जो काम कर रहे हैं, आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो एक निर्णायक लड़ाई लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों को कोई भारतीय जनता पार्टी से परहेज है, क्योंकि ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है और ना कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है अल्पसंख्यक विरोध। भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जी जैसे बड़े नेता हैं और वो मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का स्लोगन दिया है और हम इस पर काम कर रहे हैं। आपने तब भी मुस्लिम मतदाताओं की बात नहीं सुनी ढंग से। ठीक है डॉक्टर चंदन, मोहम्मद सैयद बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी और राजेश यादव जी आपके पास भी आएंगे इनके बाद। मोहम्मद सैयद जी, ये जो असमंजस की स्थिति समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के चलते पैदा हुई है, उससे क्या आप बीएसपी को नफा होते हुए देखते हैं? गायत्री जी, इसमें ऐसा है कि यह स्थिति अगर न भी पैदा होती तो समाजवादी की 5 साल की सरकार में, इस पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ हुआ है पिछले 5 वर्षों में, सरकार बनने के 6 महीने बाद फैजाबाद से जब दंगे की श्रृंखला शुरू हुई है तो वो मुजफ्फरनगर होते हुए 400 की संख्या में पहुंच गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि असमंजस जैसी स्थिति पैदा करने की बात बाद में होगी, जैसे मौलाना साहब ने कहा और पांडे जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद 14 अप्रैल 1984 में मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही दलित और मुसलमानों की बात करती रही है। बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया है। मुसलमानों के आजादी के बाद से लेकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने तक 1993 और 96 में बहुजन समाज पार्टी ने मदरसा बोर्ड बनाने का काम किया, उर्दू अनुवादक, उर्दू टीचर रखने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने मदरसा बोर्ड के अलावा कोई यूनिवर्सिटी मुसलमानों की नहीं थी, मान्यवर कांशीराम अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसके अलावा हर थानों में एक किया गया कि जनपद में कम से कम 2 थानों में इंस्पेक्टर या दरोगा मुस्लिम रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए, जैसे कि हमारे अवस्थी जी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया है। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों की नौकरी में आंकड़ा आप देख लीजिए कि दिन ब दिन वो आंकड़े 0.5% में केंद्र सरकार में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में कहां से कहां पहुंच गया। और रही बात कांग्रेस और सपा के गठबंधन की, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये मुजफ्फरनगर के गुनहगार हैं, ये कोसी कला के गुनहगार हैं, ये फैजाबाद के गुनहगार हैं, तो ये भी कांग्रेस भी बाबरी मस्जिद की गुनहगार है, मरियाना की गुनहगार है, मेरठ की गुनहगार है, सूरत की गुनहगार है, बम्बई की गुनहगार है, अहमदाबाद की गुनहगार है, भागलपुर की गुनहगार है। कांग्रेस और क्या आपने बैठाया बसपा के प्रवक्ता को? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन, आप पूरे समाज की बात करेंगे कि मुसलमानों की बात करेंगे? सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह की बातें करते हैं? मुसलमान यूनिवर्सिटी नहीं थी, आप हमेशा फिर से अलगाववाद की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, आप मायावती की प्रेस नहीं देखी आपने? मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2012 में कि हमने पूरा वोट डाइवर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमान हमारे कहने से वोट नहीं दिया, मुसलमान कट्टर होता है। आपको वो, मुझे लगता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए थी सैयद साहब। मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि कहीं किसी तरह से वो 2012 में आप जब बता रहे हैं तो ये बता दीजिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूं, मेरे पास सबूत है उस चीज का। एक टीवी चैनल द्वारा चलाई गई एक, वो मायावती के द्वारा बोले गए शब्द हैं, चैनल को छोड़िए, मायावती द्वारा बोले गए वो शब्द हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर वीडियो की बात आप यहाँ न करें। ठीक है, आप दोनों के पास फिर से आएंगे। मौलाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तब राजेश जी और दिग्विजय जी आपके पास आ रहे हैं। मौलाना जी। नहीं, देखिए, बात अभी मैंने जो शुरू में अर्ज की थी कि अपनी सफलताओं को या दूसरों की विफलताओं को बताने का जो सिलसिला है वो चूंकि आचार संहिता लग चुकी है तो अब ये शुरू होगा। और इससे मैं समझता हूं कि भाई पार्टी के प्रवक्ता है कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, लेकिन सवाल फिर वही है कि 5 साल चाहे सपा की गवर्नमेंट हो या उससे पहले 5 साल बसपा की गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट का अगर मुसलमान कंपैरिजन करे और खुद ये तय करे, ना सैयद साहब के बताने से और ना यादव जी के बताने से, खुद ये बात तय करे कि साहब मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट किसने किया है, मुसलमानों को तरक्की के मेयार पर किसने खड़ा किया है
और एक बात और जो अभी चंद्रमोहन साहब कह रहे थे कि सबका साथ, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात, तो भाई मेरे ये तो नारे इलेक्शन के वक्त में दिए जाते हैं। आपने जरूर कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन आप यूपी के मदरसों के अंदर बता दीजिए जहां से हमारा ताल्लुक है, कितने मदरसों को आपने शामिल किया है? नहीं, आपने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। आप बता तो दें कि साथ कितने लोग हैं? नहीं, ये स्लोगन नहीं है। और ये बहुत कम वक्त बचा है। दिग्विजय सिंह जी और राजेश यादव भी हमारी तरफ तो कहते हैं, देख रहे हैं, वो भी चर्चा में अपने विचार रखना चाहते हैं। राजेश यादव जी, एक तो ये स्थिति जिसमें फिलहाल मुस्लिम मतदाता नजर आ रहे हैं, दूसरे आपकी पार्टी के अंदर खींचतान क्या निराश करती है? देखिए ऐसा है गायत्री जी, इमरान मसूद है तो ये बीजेपी वाले जो प्रवक्ता जी है अपनी बात को जोर से कह के अपनी बात को बनाना चाहते हैं। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि कितनी बार आपने बीएसपी से गठबंधन किया, कितनी बार आपने राखी बंधवाई, पहले अपने अपने दिल साफ करिए। और हमारे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव, हम कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता का धर्म था कि हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने न दे, हिंदुस्तान में दोबारा बंटवारा न हो, इसलिए हमारे नेता ने एक धर्मनिरपेक्षता का काम किया है, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का काम नहीं किया। और बात रही आजम खां का, जो आपने आरोप लगाए, उस आजम खां के आरोप पर मैं कहना चाहूंगा कि जरा अपने गलेबान में झांक कर देखो किस तरीके से अडवाणी जी को कोने में बैठा दिया और किस तरीके से महाजन के परिवार को, बाप और बेटे और सबको किया। हमारे नेता धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बात करते हैं और उस पर वो समझौता नहीं करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरीके से सक्षम है। प्लीज दिग्विजय सिंह जी, आप भी युवा नेता हैं, पार्टी में जो स्थिति है और उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं के बीच फैली असमंजस स्थिति, दुविधा की स्थिति, क्या युवाओं को भी निराश करती है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो समझने वाली बात यह है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो मात्र 61 सीटों पर इन्हें टिकट दिया गया था। मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया गया था सिर्फ 61 सीटों पर। उसमें 2007 में बीएसपी की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन जब 2012 आया तब उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास किया और 85 टिकट दे दिए, बट वहां बुरी तरह से वो हार गए और 80 सीटों पर सपट के रह गए। फिर से इन्होंने अपनी सीटें बढ़ा दी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी मुस्लिम के हितों को ध्यान में नहीं रखा। मैं नजवी साहब से बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हकीकत बात रखी कि वो उन वोटों का हकदार वही है जो उनके विकास की बात करे। गरीब के घर तक, गरीब मुसलमान के घर तक एम्बुलेंस किसने पहुंचाई, किसने लैपटॉप उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन उनको आपको नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, वो आपने नहीं बताया ना, आपसे पूछा क्या गया? बीएसपी को बोले दिग्विजय सिंह जी 2007 में बीएसपी सरकार ने ही उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द की थी। ठीक है, 2000 जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द की थी, और 2012 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार बन गई। समय, अब आप बात नहीं कहने दोगे तो कैसे होगा? माफ कीजिए, क्योंकि वक्त सिर्फ आधे घंटे का ही था, वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।